को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ की एक सार्थक और अच्छी पहल है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष हमारा देश मना रहा है। व्यक्तिगत रूप से भाई पवन करण जी की इस पहल के लिए और प्रगतिशील लेखक संघ के सभी जो मुझसे भी वरिष्ठ साथी हैं यहाँ मौजूद हैं, उन सब के प्रति मैं अपनी ओर से साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि दरअसल आज़ादी के जो नायक हैं, आज़ादी के नायकों की आज़ादी के आंदोलन में जो बड़ी भूमिका है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है, उनका कठोर परिश्रम है, उसकी सत्यता की जानकारी उन लोगों को, देश की जनता तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए जो उनके बारे में कुछ जानते हैं। हम लोग जितना आधा अधूरा जानते हैं, लेकिन उसमें सत्यता है, ये तय है। बहुत सा सत्य कई बार छूट भी जाता है, लेकिन उस सत्य की जानकारी अवश्य पहुंचना चाहिए। अन्यथा सत्य की जानकारी नहीं पहुंचेगी तो उनके नाम पर बहुत सारे लोग झूठ भी फैला रहे हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था में, और उस झूठ के अगर लोग शिकार बनेंगे तो कहीं ना कहीं उसके उत्तरदायी हम लोग भी माने जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे ही चरित्र हैं, ऐसे ही नायक हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों से पूरी तरह प्रेरित हैं, प्रभावित हैं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, अगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे इतिहास को हम देखें तो मैं ये पाता हूँ, मतलब मेरी अपनी ये धारणा है, व्यक्तिगत धारणा है, कि इन तीनों के इर्द गिर्द बहुत सारा घटनाक्रम है। मौलाना आज़ाद, जिनकी 22 फरवरी को अभी पिछले दिनों पुण्यतिथि मनाई गई, देश में कितने लोगों को मालूम है कि वो पुण्यतिथि मनी कि नहीं मनी, लेकिन जिनको मनाना चाहिए उन्होंने मनाई। और हम लोग, जैसा कि हमारे समाज में एक तौर तरीका है, हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी ये बात आ गई है सभी के करीब करीब, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल मानता हूँ, कि हम अपने नायकों की पुण्यतिथि, उनकी जयंतियाँ औपचारिक रूप से मनाते हैं। हम लोग उस पर ये चर्चा नहीं करते कि ये लोग जब आज़ादी के आंदोलन में थे और आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय इनके सामने क्या परिस्थिति थी और भविष्य में ये कैसा समाज बनाएंगे, भविष्य में कैसा देश बनाएंगे, किस तरीके से उसमें लोगों की भागीदारी होगी, ये बातों के बारे में चर्चा प्राय नहीं होती है। मौलाना आज़ाद साहब की पुण्यतिथि 22 फरवरी को निकल गई, और मैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने एक तस्वीर इसी पुस्तक में देखी और किन्हीं अन्य पत्रिकाओं में भी देखी होगी। 11 नवंबर सन 2000 की वो तस्वीर है। मौलाना आज़ाद साहब की जयंती है और संसद के केंद्रीय कक्ष में मौलाना आज़ाद साहब के चित्र पर लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय के गृह मंत्री हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और नजमा हेपतुल्ला, जो उनकी पौत्री हैं, जो संभवतः राज्यसभा की उपसभापति रही होंगी उस समय, वो उनके पास खड़ी हुई हैं। वो चित्र मैंने देखा। लेकिन हम पिछले 2014 के बाद के घटनाक्रम में अगर देखें और पाएं, तो 2014 के घटनाक्रम के बाद हमने किसी बड़े सत्तासीन व्यक्ति के द्वारा मौलाना आज़ाद की जयंती या उनकी पुण्यतिथि पर उसी संसद के केंद्रीय हॉल में उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कोई चित्र नहीं देखे। ये हमारे लिए एक, मैं समझता हूँ कि चिंताजनक बात होना चाहिए भारत की पूरी समाज व्यवस्था के लिए। और बड़े जोर शोर से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी के वो नायक हैं मित्रों, जिनकी औपचारिक शिक्षा किसी शिक्षण संस्थान में नहीं हुई।
जो उनका महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा किसी शिक्षण संस्थान में नहीं ली। उनके घर परिवार का जो भी माहौल था, वातावरण था, उस वातावरण में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वो बहु भाषाओं के ज्ञाता हैं, बहुत विद्वान हैं। उनकी प्रखरता और उनकी तेजस्विता कई बार जो है ना उसका जो जिसको लोहा कहते हैं, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और जो उस समय के जो अंग्रेज़ अफसर थे जो भारत के नेताओं के संपर्क में रहा करते थे, उन अंग्रेज़ अफसरों ने भी उनकी जो प्रखरता है और उनकी तेजस्विता है उसका लोहा माना है। मतलब कई अनेक पत्राचार, तेज घटनाक्रम में मौलाना आज़ाद ने उन पत्राचारों के सहारे उन अंग्रेज़ अफसरों के साथ बातचीत की है आज़ादी के आंदोलन में, और अपने राष्ट्रीय नेताओं के भी लिए भी उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उसमें भी उनकी विद्वता का और उनकी जो पक्षधरता है वो पक्षधरता है भारत की जो हमारी मिलीजुली सभ्यता है, मिलीजुली तहजीब है, और जो धार्मिकता है वो धार्मिकता में क्या देखते हैं कि सर्वव्यापकता। उनका धर्म जो है ना अधिक से अधिक लोगों को लेकर के और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चलने वाला धर्म है, सबसे बड़ा मानव धर्म। तो मौलाना आज़ाद की कहीं कोई शिक्षण संस्थान में कोई शिक्षा नहीं हुई, उसके बावजूद भी उनकी जो गिनती है वो उच्च कोटि के विद्वानों में होती है और उच्च कोटि के वे विद्वान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मक्का में उनका जन्म है, बंगाली उनके पिता हैं और अरबी उनकी माता हैं। 11 नवंबर सन 1888, और ये जो नाम है इनको उपनाम मिला है आज़ाद। इनका जो वास्तविक नाम है वो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, अबुल कलाम गुलाम मुईनुद्दीन, अबुल कलाम गुलाम मुईनुद्दीन, लेकिन जो उपनाम आज़ाद पड़ा उसी से वे देश दुनिया में जाने जाते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो व्यक्ति हैं जो सन 1888 में जिनका जन्म हुआ है और सन 1902 में वो एक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं कम आयु में। मैं समझता हूँ 1902 में तो उनकी उम्र 14 साल ही रही होगी। अल हिलाल नाम से जो उन्होंने पत्रिका निकाली है, जिसमें वो तमाम उन बातों के साथ सामने आते हैं जो बातें अंग्रेज़ सरकार को परेशानी में डालने वाली हैं, देश की जनता को जोड़ने का संदेश देने वाली हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला उनका जो संदेश है। और उस पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से वो उस समय 25,000 लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। उस समय के दौर में 25,000 लोगों तक अपनी पहुंच बनाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो अल हिलाल नाम की पत्रिका है, जिसका बहुत जगहों पर उल्लेख आता है, और अंग्रेज़ हुकूमत उससे इतनी घबरा गई, इतनी परेशान हो गई कि उसके ऊपर उस समय में 2,000 रुपये नगद जमानत राशि जमा करने का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फरमान सुना दिया। हाँ, और उन्होंने 2,000 रुपये जमा किए, नगद धनराशि 2,000 रुपये जमा की, और नगद धनराशि 2,000 रुपये की जमानत राशि जब्त हो गई। लेकिन अल हिलाल चलता रहा, देश और कौम की वो बात करता रहा। उसके बाद भी जब अंग्रेज़ हुकूमत को तसल्ली नहीं हुई तो उनसे और जमानत राशि नगद मांगी गई। वो जमानत राशि भी उन्होंने जमा कर दी। उसके बाद फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो सन 1912 में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, उनकी अल हिलाल नामक पत्रिका को। इधर आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई अपने तरह से हमारी समाज व्यवस्था में हिलोरें ले रही है। सन 1920 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और महात्मा गांधी के जो विचार थे, महात्मा गांधी का जो संघर्ष करने का तरीका था, जो अहिंसा का उनका विचार है, जो सत्य है और सत्याग्रह है, और सत्याग्रह भी ऐसा है कि जिसके खिलाफ वो सत्याग्रह करते हैं तो उसको अपने साथ लेने के लिए करते हैं। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह की विशेषता है वो ये है कि वो विचारों से सहमत करके अपने साथ लेना चाहते हैं।
कांग्रेस की गतिविधियां आ जाती हैं। सन 1923 में सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और संभवतः कांग्रेस के इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो 35 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु के अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का होना मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ इतना बड़ा विचार प्रवाह है, इतनी बड़ी उनकी यात्रा है और उस यात्रा में तेज़ तेज़ घटनाक्रम है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहीं रुक रहे हैं। उसी यात्रा में वो चलते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चलते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भी चलते हैं। और एक व्यक्ति हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनको सबसे ज़्यादा कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आज़ादी के आंदोलन के दौर में, एक कांग्रेस वो है जो आज़ादी के बाद की कांग्रेस है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के दौर की कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अध्यक्ष पद पर कार्य करने का अवसर अगर किसी को मिला, देश ने अवसर दिया, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। 1923 में पहली बार, 1940 से 1946 तक वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्वकारी साथियों के साथ, महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, सरदार पटेल के साथ, आसफ अली जी के साथ, तमाम सारे लोगों के साथ, जो अहमदनगर के किले की जेल में उनके साथ जो कांग्रेस कार्य समिति के जो लोग बंदी बनाए गए हैं, उस अहमदनगर के किले की जेल में जो उनके साथ थे, उसका वर्णन उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। वो स्वयं मौलाना आज़ाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, आसफ अली हैं, शंकर राव देव हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हैं, डॉक्टर सैयद महमूद हैं, आचार्य कृपलानी हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष हैं। इतने ये लोग हैं जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जेल जीवन में एक पुस्तक लिखी है जिसका हिंदी अनुवाद है हिंदुस्तान की कहानी। उस हिंदुस्तान की कहानी की प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना आज़ाद के लिए लिखा है कि मेरे अहमदनगर के किले की जेल में मेरे साथ जितने भी लोग हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनके अंदर उदारता बहुत है और सोच विचार का जो उनका चिंतन है, चिंतन का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। जब वो ये लिखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं मेरे साथ अहमदनगर के किले में, अहमदनगर की जेल में जितने भी लोग हैं, और योग्यता में वो मुझसे ऊंचे ही हैं करीब करीब सारे के सारे लोग। लेकिन इन सब में मैं जब मौलाना आज़ाद से चर्चा करता हूं तो मौलाना आज़ाद से चर्चा करके मेरा जी बहुत खुश होता है। उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत और उनके जो हमारे सामाजिक व्यवस्था के प्रति हमारी जो मिलीजुली सभ्यता और हमारी मिलीजुली जो तहजीब है, जो जिसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, उसके प्रति जो उनका एक वो है निष्ठा, कमिटमेंट का शायद मेरे ख्याल से निष्ठा ही शब्द होगा, उसके प्रति जो उनकी निष्ठा है वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। तो मौलाना आज़ाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये व्यक्त किया है और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक और शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि वो मीरे कारवां हैं। मीरे कारवां वो हैं जो कारवां के सबसे सम्मानी व्यक्ति होते हैं किसी कारवां में। कारवां कोई छोटा वो नहीं होता, कारवां बहुत लोगों का एक तरह से वो होता है, यात्रा में जो लोग जा रहे होते हैं या कहीं भी वो पड़ाव करते हैं, कैप्टन या बहुत ही सम्मानी व्यक्ति। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके लिए कहा है कि मौलाना आज़ाद मीरे कारवां हैं। तो मौलाना आज़ाद अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार हैं, बहुत बड़ी भारत राष्ट्र के प्रति जो उनकी सेवाएं हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन के एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में, और तमाम सारी सहमतियों और असहमतियों के बीच। देखिए उस समय के जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना आज़ाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उल्लेख इस अहमदनगर के किले की लिस्ट में इसलिए नहीं आ पाया कि वो पटना में गिरफ्तार कर लिए गए थे,
लेकिन ये सारे के सारे लोग बम्बई में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं इनमें बड़ा विचार विमर्श है, बड़ी चर्चाएं हैं, और एक एक मसले पर अपने अगर गंभीर मतभेद भी हैं तो सहमति तक पहुंचने की जद्दोजहद है, और सहमति पर तक पहुंच करके किसी न किसी तरह उसमें से हमें रास्ता कैसे निकालना है, इसके लिए ये स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे जितने भी नायक हैं उनमें जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मैं समझता हूँ कि स्थान बहुत बहुत बड़ा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक मैं बताऊं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका भाषण है 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में, वो भाषण हमारे आज के संदर्भों में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कुछ अंशों से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि अगर स्वर्ग से उतरकर कोई देवदूत भी मुझसे यह कहे कि अल्लाह ने मेरे लिए भारत की स्वतंत्रता का उपहार भेजा है, तब भी मैं उसे तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित नहीं हो जाती। मतलब मुझे स्वतंत्रता तब तक स्वीकार नहीं है। आगे क्या कहते हैं वो, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलने से केवल भारत का नुकसान होगा, परंतु यदि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं होती तो इससे संपूर्ण मानवता को क्षति पहुंचेगी। ये जो मौलाना आज़ाद की जो विचारधारा है वो उसके दर्शन यहाँ पर हमें होते हैं, और जिसकी आज मैं समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो हालात हैं उसको देख करके और उन हालातों में जब हम चल रहे हैं उनके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे वो कहते हैं कि मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। मैं इस अविभाज्य एकता भारतीय राष्ट्रवाद का एक हिस्सा हूँ। मैं इस महान इमारत के लिए अनिवार्य हूँ। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं इस अविभाज्य एकता भारतीय राष्ट्रवाद का एक हिस्सा हूँ। मैं इस महान इमारत के लिए अनिवार्य हूँ और मेरे बिना भारत का यह शानदार स्वरूप अधूरा है। मैं एक लाजमी तत्व हूँ जो भारत को बनाने में काम आया है। मैं इस दावे को कभी नहीं छोड़ सकता। ये मौलाना आज़ाद का जो कमिटमेंट है वो अपने आप में हम जैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सांत्वना देने का काम करता है। मौलाना आज़ाद होना मैं समझता हूँ कि कोई साधारण बात नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो गांधी से चर्चा करते हैं, कई बार गांधी जी से चर्चा करते करते जब कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है ना निराश हो जाते थे कि गांधी जी को सहमत कौन करेगा, कैसे सहमत होंगे, तब मौलाना आज़ाद आशा नहीं छोड़ते। वो नेहरू से भी चर्चा करते हैं, वो सरदार पटेल से भी चर्चा करते हैं, और गांधी जी से भी चर्चा करते 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 वो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो शिमला अधिवेशन में जाने के लिए, कांग्रेस के शिमला अधिवेशन में जाने के लिए गांधी जी तैयार नहीं थे, क्योंकि कई नेताओं का ये विचार था उस अधिवेशन के लिए कि मित्र राष्ट्रों के साथ अंग्रेज है, फांसीवाद के खिलाफ ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो मित्र राष्ट्रों के साथ होने की वजह से इस समय हमें अंग्रेज़ों को इस द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन देना चाहिए। और गांधी जी चूँकि युद्ध के खिलाफ हैं, वो अहिंसा के पक्षधर हैं, तो वो कहते हैं मैं किसी युद्ध के पक्ष में, युद्ध करने वाले किसी भी देश के पक्ष में कोई भी अपनी बात कहने के लिए कहीं उपस्थित नहीं होगा। तब मौलाना आज़ाद उनको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि गांधी जी आप चलिए, और एक बात अपनी रखते हैं कि हम अंग्रेज़ों का समर्थन करेंगे, अंग्रेज़ सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन इस युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेज़ भारत को स्वतंत्रता देने के लिए वचनबद्ध हो जाएं। तो मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी को भी इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं, महात्मा गांधी से भी उनकी चर्चा होती है। वो मतलब कभी
अपनी आशा नहीं छोड़ते थे। मौलाना आज़ाद का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो यही है कि कई कई मसलों पर वो एक एक मसले पर एक एक व्यक्ति से अनेक बार चर्चा करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं अनेक बार चर्चा क्यों कर रहा हूँ किसी से भी। गांधी जी तो खैर उनके लिए मतलब इतने बड़े पूजनीय हैं, इतने बड़े आदरणीय हैं कि एक बार गांधी जी के बारे में तो उन्होंने ये तक कहा कि गांधी जी हमारे लिए, हम सबके लिए इतने आदरणीय हैं कि गांधी जी के आदेश के बगैर हम ना तो कोई आंदोलन शुरू करेंगे और ना कोई सत्याग्रह शुरू करेंगे। कई बार चर्चाओं में, मतभेद में कई लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार आते हैं, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आगे बढ़ कर के ये कहते हैं कि गांधी जी के बगैर हम लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है। कई जो कट्टरतावादी नेता हुए उस दौर में, उन्होंने उन्हें गांधी की उंगली पकड़ करके चलने वाला बताया है। किसी ने कहा है कि वो गांधी जी की छाया से बाहर नहीं निकल पाए, वो गांधी और नेहरू के पीछे ही चलते रहे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत, जिसके जिन्ना पैरोकार बताए जाते हैं, इधर जिन्ना पैरोकार हैं, इधर सावरकर पैरोकार हैं, दो राष्ट्रों के। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दो राष्ट्रों की इस थ्योरी के, दो राष्ट्रों के इस सिद्धांत के सबसे पहले खंडन करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर राष्ट्र के विभाजन का पुरजोर विरोध किया है। और एक समय ऐसा भी आया है जब उनके साथ कोई नहीं था, उससे वो बहुत दुखी हुए हैं, बहुत निराश हुए हैं। धीरे धीरे करके, एक एक करके जो भी परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन आखिर में जब वो अकेले भी रह जाते हैं ना, तब भी वो इस बात को कहते हैं कि भले ही विभाजन हो जाए। विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब स्वतंत्रता हमें मिलने वाली थी, उस के प्रारंभिक समय में, उस दौर में जब विभाजन की बिल्कुल परिस्थिति निर्मित हो जाती है, तो धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग, मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, उन्होंने अपनी आज़ादी की कहानी में इस बात का उल्लेख किया है, इस बात की चर्चा उन्होंने की है। जो किताब उन्होंने 6 माह में बोल करके लिखवाई है, बोल कर 6 माह वो बोलते थे प्रतिदिन। एक निश्चित समय था, हुमायूं कबीर उनके पास जाते थे, उनके वो नोट्स लेते थे। उन नोट्स को जब पूरे 6 महीने में उनकी वो पुस्तक हो जाती है, तो हुमायूं कबीर फिर उनको सुनाते हैं उसको। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से जो किताब है वो आती है। और उसमें एक एक घटना का, कई कई व्यक्तियों के बारे में जो भी उनके वो हैं, लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी जी का एक कई बार जो स्वरूप और विचार सामने आता है कि महात्मा गांधी जी भी कई बार राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेताओं की बातों से सहमत न होते हुए भी, और उनके कई कार्य और व्यवहारों से सहमत न होते हुए भी किसी को ये पता नहीं लगने देते थे। और जब वो आते थे मिलने, तो उनसे भी इतनी आत्मीयता से मिलते थे। वही स्वरूप मैंने कई बार जो है ना मौलाना आज़ाद में देखा है, वही बात मैंने कई बार मौलाना आज़ाद में देखा है। और अंत में वो ये बात कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और धर्म के आधार पर राष्ट्र का विभाजन हो रहा है, जो मुझे स्वीकार नहीं है। और अगर अकेला एक मुसलमान भी इस देश में रहेगा, अकेला कोई एक मुसलमान भी इस देश में विभाजन के बाद रहेगा, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में छोड़ के जाने वाला नहीं। ये जो उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है विचार के प्रति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति, सार्वभौमिकता के प्रति, और अपनी बात बिल्कुल एक सत्याग्रही की तरह, अहिंसा की पूरी एक परिपाटी को मानते हुए, महात्मा गांधी के विचारों को मानते हुए व्यक्त करने की जो उनकी, मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी बात है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो आज के मैं समझता हूँ कि राजनेताओं में, मैंने तो खैर अनेकानेक वर्षों में नहीं देखी कि कोई व्यक्ति मतभेद भी रखता हो और वो भी अगर मिलने आया हो, तो जो बात गांधी जी में और मौलाना आज़ाद में थी, वो बात के समय में, उस समय में रही होगी, हो सकता है। क्योंकि वो तो देखिए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में अभी मैंने ये अहमदनगर के किले के जितने लोगों के नाम आपके सम्मुख रखे हैं, तो ये जो वो लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ एक तरह से देवदूत हैं,
ये मनुष्य के रूप में आए हुए देवदूत हैं। इनकी विचारधारा, इनका कार्य, इनका व्यवहार मैं समझता हूँ कि इतना ऊंचा है। इनके जो आदर्श हैं, इनके सिद्धांत हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि उनके नीचे जो है ना, अगर किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद भी है, कोई व्यक्तिगत किसी की बात अच्छी बुरी नहीं लगी है, और मौलाना आज़ाद का तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट मुझे दिखाई देता है कि उन्होंने कहीं भी इस बात को व्यक्त नहीं किया कि उन्हें कभी किसी से कोई व्यक्तिगत शिकायत हुई हो। व्यक्तिगत शिकायत जैसी कोई बात या व्यक्तिगत किसी के व्यवहार से वो आहत हुए हों, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय मुद्दा आया है, जहाँ राष्ट्रीय मसला आया है, वहाँ मौलाना आज़ाद ने पूरी शालीनता से, पूरी सज्जनता से और पूरी जिम्मेदारी से जो राष्ट्र हित में अपनी बात रखी है, उससे रखने से वो पीछे नहीं हटे, भले ही वो मानी गई हो या नहीं मानी गई हो। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो चरित्र है वो एक बहुत मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण चरित्र है। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी हमारे नायक हैं, उन सब के बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे चमकते हुए सितारे की तरह हैं जो अलग ही सबके बीच में दिखाई पड़ते हैं, जिनकी एक अलग से पहचान है। और देखिए आप, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो बंटवारा हुआ उसे तो मैं नहीं रोक सका, लेकिन अब मुझे इस स्वतंत्र भारत में भाईचारे के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी लोगों में सौहार्द रहे, अपना भविष्य का जीवन इसके लिए काम में लगाना है। और जो मौलाना आज़ाद किसी शिक्षा संस्थान में नहीं पढ़े, जिनकी पढ़ाई औपचारिक रूप से किसी शिक्षा संस्थान में नहीं हुई, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, वो मौलाना आज़ाद भारत में पहली खड़गपुर IIT के संस्थापक हैं। पहली खड़गपुर IIT के संस्थापक हैं। अगस्त 1951 में, उस समय तो बड़ी हालत ख़राब थी देश की, धनराशि नहीं थी, स्थान नहीं थे, तो जो खड़गपुर की जो हिजरी कारावास है, जिसमें तमाम उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेताओं को जो है बंद करके रखा जाता था और उसमें फांसी देने की भी व्यवस्था थी हिजरी कारावास में, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। उस हिजरी कारावास में, खड़गपुर के हिजरी कारावास के पुराने भवन में, पुरानी बिल्डिंग में मौलाना आज़ाद हैं, जो पहला IIT संस्थान स्थापित करते हैं अगस्त 1951 में। और उसके पहले दीक्षांत समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं उनके बुलावे पर, क्योंकि नेहरू जी को एक बात मालूम है कि मौलाना आज़ाद जो करेंगे वो, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे भी अच्छा करेंगे। उनका उस समय के अपने तमाम जो नेता हैं राष्ट्र के, उनके ऊपर इतना विश्वास है मौलाना आज़ाद के ऊपर कि वो आते हैं और उसमें उनका जो संक्षिप्त उद्बोधन है उसमें कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि भारत भविष्य में एक अपने पैरों पर खड़े होने वाली नई पीढ़ी जो तैयार कर रहा है, वो यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारों की हमारी ऐसी बुनियाद हैं जिस पर हमारा भारत का समाज खड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के सबसे प्रबल समर्थक, उनके विचारों के सबसे बड़े समर्थक। आप देखिए कि जिस समय उनके तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको कभी कभी लगता है कि कौन सा हम वर्णन करें, कौन सा छोड़ें। जिस समय विभाजन की प्रक्रिया चल रही है और हिंसा हो रही है और लोग वो एक दूसरे के धार्मिक आधार पर और अनेक आधारों पर एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और खून के प्यासे हो गए हैं, उस समय महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं और महात्मा गांधी दुखी होकर के 12 जनवरी को आमरण अनशन कर देते हैं दिल्ली में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो इतनी तेज़ी से सक्रिय होते हैं और सब लोगों, दिल्ली के विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ संपर्क करते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो सेकुलर सोच वाले लोग हैं, पंथ निरपेक्ष सोच वाले लोग हैं, या वैसे सामाजिक सद्भाव वाले सोच हैं, सबसे संपर्क करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। वो सावरकरवादियों से भी बातचीत करते हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायियों से भी बातचीत करते हैं, वो हिंदू महासभा के नेताओं से भी बातचीत करते हैं। कहते हैं किसी तरह गांधी जी का जीवन बचाइए आप सब लोग मिल करके, और उनको ये विश्वास दिलाइए कि हम लोग अब आगे से हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग आगे से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे भारत का जो सिर है वो पूरी दुनिया में नीचा हो। और इस अथक और कठोर परिश्रम करते करते वो जो है ना सभी लोगों को साथ लाने में भी कामयाब होते हैं, सभी लोगों को साथ लाने में भी कामयाब होते हैं। और 18 जनवरी को एक बिरला हाउस तक इतना लंबा जुलूस दिल्ली में निकाला जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी किताब में तो वर्णन किया है, उसमें 20,000 संख्या बताई है, लेकिन गांधी मार्ग एक पत्रिका निकलती है गांधी इंस्टीट्यूशन की ओर से, उस गांधी मार्ग पत्रिका में उस जुलूस में शामिल लोगों की संख्या 1 लाख बताई गई है, जो जाकर के गांधी जी से इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि गांधी जी आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। अब हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, भले ही हमारे उनके धार्मिक विचार नहीं मिलते हैं या हमारे उनके बीच में किसी तरह के कोई भी मतभेद हैं, लेकिन उनके साथ हम हिंसा नहीं करेंगे। तो 1 लाख लोगों को, और उसमें सारे ही लोग शामिल हैं, उसमें सारी ही पार्टियों के लोग शामिल हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी हैं, उसमें हिंदू महासभा के लोग भी हैं, उसमें समाजवादी हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। जब गांधी जी को उन लोगों के हस्ताक्षरों से तैयार किया हुआ वो ज्ञापन, बहुत हजारों लोगों के हस्ताक्षर हैं उस ज्ञापन के ऊपर, मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ही हैं जो इस काम को कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। और गांधी जी के समक्ष उन्होंने वो ज्ञापन प्रस्तुत किया और कहा कि बापू अब आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा ये मैंने अनशन समाप्त किया है, वो अनशन किया है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी अनशन हो। 18 जनवरी को जब उन्होंने वो अनशन समाप्त किया है तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें उसके साथ रखी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शर्त जो रखी है वो ये रखी है कि सबके हृदय परिवर्तन होना चाहिए, जो गांधी जी ने, और बहुत सारी शर्तें रखी हैं। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हमारे हिंदू भाइयों के आसपास से जो मुसलमान लोग भयभीत हैं या घर छोड़कर जाना चाहते हैं, उनको हम लोग मनाएं, समझाएं कि वो छोड़ करके नहीं जाएं, हम उनकी हिफाजत करेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। जो धार्मिक स्थानों को जो क्षति हुई है सरकारी खर्चे पर नहीं, हम सब मिलकर के उन धार्मिक स्थानों के रखरखाव और उनकी मरम्मत के लिए सारे के सारे लोग मिलकर के काम करें। एक शर्त उनकी ये भी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त मानी गई है वो ये मानी गई है कि हम लोगों के हृदय बदलने चाहिए, हम लोगों के हृदय परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हम लोगों में जो एक दूसरे के प्रति भय है वो भय समाप्त हो सके। तब महात्मा गांधी जी अपना अनशन समाप्त करने के लिए तैयार हुए हैं और उनकी पौत्री एक संतरे के जूस का गिलास लेकर के आती है। गांधी जी अपनी पौत्री को कहते हैं कि वो गिलास मौलाना आज़ाद को दे दें। मौलाना आज़ाद के हाथों वो जूस पीते हैं और वो इस तरह से अपना अनशन समाप्त करते हैं। मित्रों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने आप में एक बहुत बड़े विचारक हैं और भारत के स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद का भारत, कैसा भारत हम बनाएंगे, वो सारा का सारा विज़न है उनका। उच्च शिक्षा गरीबों के लिए, उनके प्रयासों से भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। उनके प्रयासों से भारत में जो तकनीकी और दूसरी जो ऐसी टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी शब्दावली हिंदी में तैयार की गई है, वो मौलाना आज़ाद ने तैयार करवाई है। उसकी पहल मौलाना आज़ाद ने की। मौलाना आज़ाद का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि योगदान है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए इतने लंबे समय तक कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं। तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका जो पत्राचार है, पत्र व्यवहार है,
और उनके बारे में मैं समझता हूँ कि जो मुझे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की कांग्रेस का इतिहास जो पुस्तक है 3 खंडों में है, मुझे लगता है बहुत साथियों ने उसको पढ़ा होगा। उसके तीसरे खंड में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने जो कांग्रेस के इतिहास में एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक न्याय मौलाना आज़ाद के परिवार के साथ किया है। बहुत छोटे से उसमें उल्लेख है इस घटना का, लेकिन मैं उसका उल्लेख इसलिए करना चाहूँगा कि कई बार हम जब अपने नायकों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके वैचारिक पक्ष के बारे में चर्चा करते हैं, उनके त्याग, तपस्या, उनके बलिदान और उनकी उपलब्धियां और उन्होंने बहुत जो कुछ किया उनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कई बार उनके परिवारजनों के बारे में हमारी ओर से चर्चा नहीं हो पाती। मैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की इस पुस्तक के हवाले से ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने उल्लेख किया है कि इसको उन्होंने कांग्रेस की और राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी हानि बताया है। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हानि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्नी बेगम जुलेखा खातून की मृत्यु थी, जो मतलब डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है। और उन्होंने उसमें लिखा है आगे कि बेगम जुलेखा खातून अच्छे परिवार से थी और इनके साथ विवाह होकर के, तय बात है, पति के साथ एक पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, और इनके साथ जो मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है, जो कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है, और उनका आखिरी समय कलकत्ते में बीता है। आखिरी समय में जब वो कलकत्ता में बहुत बीमार थी, तब कलकत्ता में जो उनकी चिकित्सकीय देखरेख करने वाले डॉक्टर थे, उनकी ओर से अंग्रेज़ सरकार को पत्र लिखा गया था कि बेगम जुलेखा खातून का स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिनों जीवित नहीं रहेंगी। तो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को ये अप्रोच किया, उनके डॉक्टर ने, कि इनके पति से इनकी मुलाकात करवाने की व्यवस्था की जाए। उस समय की जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सरकार थी, जो एक, मैं समझता हूँ कि निर्दयी सरकार थी, एक मानवीय मांग भी उनके डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर उनकी पूरी नहीं की गई। उनकी पत्नी से उनको आखिरी बार भी मिलवाया नहीं गया। जब उनकी मृत्यु होती है तो वो कलकत्ता में है और वो मुंबई में है। मौलाना आज़ाद साहब ने मुंबई, वो अहमदनगर के किले में है, वहाँ से उन्होंने अप्रोच किया कि मुझे उनके अंतिम उसमें शामिल होने के लिए भेजने की व्यवस्था की जाए, जो कि अंग्रेज़ सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं था ऐसा कोई, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई है। और अंत में जाकर के बेगम जुलेखा खातून उस अपने घर के दरवाजे की ओर देखती हुई, आखिर में वो अपने सब जो भी उनके देख रेख में, सेवा में लगे हुए जो लोग हैं, उनसे चर्चा करती हैं। किसी को जो उन्हें अपनी ओर से कुछ करना होता है, जैसे हमारे यहाँ एक दान पुण्य की एक प्रथा है, वो एक सभी समाजों में है। अपने जो मेरे सेवा कार्य में लगे हुए लोग हैं, तो उनको दान पुण्य करती हैं, किसी को कुछ देती हैं, और आखिर में दरवाजे की ओर देख कर के कहती हैं कि क्या मौलाना साहब आ गए, लेकिन मौलाना साहब नहीं आते। उनकी मृत्यु हो गई और कलकत्ता के मोहम्मद अली पार्क में हजारों लोगों की एक श्रद्धांजलि सभा हुई। उस समय के तत्कालीन पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो स्पीकर साहब थे, उनकी अध्यक्षता में हुई है और हजारों लोगों ने उस समय उनको श्रद्धांजलि दी है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने अगर ये न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया होता तो मौलाना आज़ाद साहब की पत्नी बेगम जुलेखा खातून का जिक्र और उल्लेख हम लोगों तक नहीं आ पाता। मैं आप सबके माध्यम से और आज की इस उपस्थित चर्चा गोष्ठी के माध्यम से डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के प्रति, मैं आज वो भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बहुत बहुत इस बात के लिए हम धन्यवाद। तो पूरे के पूरे परिवार, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, कई बार मेरी चर्चाएं होती हैं, कई अन्य तरह के कार्यक्रमों में भी मैं जाता हूँ, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बातचीत होती है, तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग याद करते हैं, लेकिन रमाबाई अंबेडकर को याद नहीं करते। रमाबाई अंबेडकर ने अगर अपने गहने बेच करके इनकी पढ़ाई के लिए रुपए नहीं जुटाए होते तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते। इसी तरह बेगम जुलेखा खातून का अगर त्याग,
उनका बलिदान और उनका वो, जबकि अच्छे संपन्न परिवार से थी। मौलाना आज़ाद का भी परिवार कोई अच्छा ही परिवार था, लेकिन फिर भी वो इनसे अच्छे परिवार से थी। इसी तरह कस्तूरबा गांधी के बारे में भी हम नहीं बताते, लेकिन उनका एक बड़ा नाम है कस्तूरबा गांधी। जहाँ महात्मा गांधी आ जाते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी ने भी उस समय जब गांधी जी विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो अपने ये भी जो है ना, कस्तूरबा गांधी भी गांधी जी के परिवार से के मुकाबले अच्छे धनी परिवार से आई थी। उन्होंने भी अपने बताते हैं, कोई कहता है 4 शेर सोने के गहने थे, कहीं चर्चा ये भी आती है, मतलब बहुत सोने के गहने सब बेच के कहा कि जाइए आप पढ़ने के लिए जाइए। तो बहुत बार हमारे इन राष्ट्रीय नायकों के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम विचार विमर्श करते हैं, और चर्चा और विचार विमर्श करना और जानना, और जो जानकारी आज हमारे पास है मित्रों, वो जानकारी हमारी अगली पीढ़ी तक हम लोगों को इसलिए पहुंचाना चाहिए कि नहीं तो सच से अगली पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाएगी। जो मैं कहना चाहता हूँ, कई बार ये चर्चा आती है, बड़े ज़ोरों से इस देश में हल्ला मचाया जाता है, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया है, हम हैं कि उन्हें याद कर रहे हैं। और उनके विचार क्या थे भैया, ये भी बता दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिकता के बारे में क्या सोचते थे? वो एक आधुनिक भारत, कैसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें सब लोग मिलजुल करके रहेंगे कि एक दूसरे से लड़ेंगे? धार्मिक, भाषा, क्षेत्र, जाति, इसके आधार पर लड़ने वाला भारत नहीं बनाना चाहते थे। वो एक दूसरे को डराकर चलने वाला भारत नहीं बनाना चाहते थे कि कोई किसी को इस आधार पर डराए कि मैं अमुक श्रेष्ठ उससे आता हूँ, श्रेष्ठ परिवार से आता हूँ, या श्रेष्ठ धर्म से आता हूँ, या मेरा धर्म महान है। तो वो ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हल्ला मचाया जाता है। और पिछले अभी मैं 22 फरवरी को ये सोच रहा था कि संसद के केंद्रीय कक्ष में मौलाना अबुल कलाम को आज़ाद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी उच्च सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई उन्हें फूल चढ़ाने भी गया। उस समय तो नजमा हेपतुल्ला उपसभापति थी, और लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, गृह मंत्री थे, क्योंकि वो पीढ़ी, हाँ नहीं वो पीढ़ी नहीं, मैं वहाँ आ रहा हूँ। वो पीढ़ी क्या थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों के साथ रही थी, तो वो कुछ प्रभाव था उनके ऊपर, या उन्होंने देखा था। मैं वहाँ आ रहा हूँ। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना, निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन उनके ऊपर उन घटनाओं का, स्वतंत्रता के आंदोलन के समय के स्वतंत्रता के राष्ट्रीय जो हमारे नेता थे, उनके साथ उनका कुछ ना कुछ संवाद था, कुछ चर्चा थी, कुछ मिलना था, मेल मिलाप था। यूँ तो कई बार जो है ना, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की भी तमाम विपक्ष के नेताओं ने बहुत बहुत प्रशंसा की है, उनकी निंदा आलोचना भी हुई है। ठीक उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी वो खुद कहते हैं इस बात को कि मैं कोई आलोचना से और उससे परे नहीं हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुझसे चर्चा करिए और मैं आपकी चर्चा सुनूंगा, आप मेरी बातचीत सुनिए, और कोशिश करेंगे कि अपन किसी सहमति के बिंदु तक पहुँच सकें। वो कभी पीछे नहीं हटते इस बात से। जब मैंने आपको एक जिक्र बताया ना, जब वो 18 जनवरी को एक बड़ा लंबा जुलूस जिसमें सारे ही लोग शामिल हैं, ये मौलाना आज़ाद के प्रयासों का ही मैं समझता हूँ कि परिणाम था कि मौलाना आज़ाद ने महात्मा गांधी को उस अंतिम अनशन में, उस समय उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, मैं समझता हूँ कि दिन और रात एक किया, लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। और जो सबसे मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर जो सबसे गहरा प्रभाव हुआ है वो 30 जनवरी 1948 के बाद, जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो उन पर बड़ा प्रभाव हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक युग, मौलाना आज़ाद ने कहा है कि एक युग का अंत हो गया और अब हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं बचा, जो हम लोगों को सही रास्ता बताए, हम लोगों को सच्चाई की तरफ ले जाए, ऐसा कोई व्यक्ति आज भारत के अंदर नहीं बचा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, आसफ़ अली साहब हैं। मौलाना आज़ाद साहब ने अपनी उस पुस्तक में, जिसका हिंदी रूपांतरण
सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसी रात सारे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन एक उभरी हुई शख्सियत उस दौर की वो है अरुणा आसफ अली। वो अरुणा आसफ अली के बारे में भी लिखते हैं। अरुणा आसफ अली के बारे में उन्होंने लिखा है कि उस दौर में 1942 9 अगस्त के बाद 1945 तक उस राष्ट्रीय अभियान को, आज़ादी के आंदोलन को पूरे देश भर में घूम घूम करके, भूमिगत समय है उनका, वो भूमिगत रहने का समय है। लेकिन ये अरुणा आसफ अली की ही बहुत बड़ी विशेषता है जिसका मौलाना आज़ाद साहब जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो अरुणा आसफ अली थी जो धन भी एकत्रित कर लेती थी, जो बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी रखती थी, जो धनी लोग थे उनसे भी संपर्क रखती थी। कई आईसीएस अफसर, उस समय आईसीएस हुआ करते थे अंग्रेज हुकूमत के समय, कई आईसीएस अफसरों की पत्नियों के साथ, उनके परिवारों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे और वो अपने भूमिगत समय में उनके परिवारों में, उनके घरों पर जाकर के रुकती थीं और उन्होंने गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद के इस अभियान को धीमा नहीं पड़ने दिया। इस बात का उल्लेख अरुणा आसफ अली के बारे में जो उन्होंने किया है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि वो अहमदनगर के किले में आसफ अली साहब भी हैं उनके साथ, और आसफ अली साहब चिंतित होते थे कई बार कि अरुणा पता नहीं कहाँ होंगी, किस स्थिति में होंगी। तब मैं उनसे कहता था कि आपको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अरुणा आपकी इतनी तेजस्वी पत्नी है कि वो पूरे देश भर में घूम घूम करके, सूचनाएं भी पहुंचती रहती थी इन लोगों के पास, तो वो पूरे देश भर में घूम घूम करके इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो आंदोलन का दीप है उसको उन्होंने बुझने नहीं दिया, उसको उन्होंने लौ दिया, उसको उन्होंने जलाए रखा है। तो अरुणा आसफ अली का उल्लेख उन्होंने बहुत ही आदर और बहुत सम्मान के साथ किया है। मित्रों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ठीक वैसे ही एक चरित्र हैं जैसे हमारे आज़ादी के आंदोलन के और बहुत सारे चरित्र हैं। और कोई भी व्यक्ति, देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि मैं जो आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूँ, जो भी बातचीत करता हूँ, ये आप लोगों का बड़प्पन है कि मुझे इस चर्चा के लिए, बातचीत के लिए आप लोगों की ओर से अवसर दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में सबसे कम जानने वाला व्यक्ति हूँ, सबसे कम मेरी जानकारियाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि इनके बारे में कोई भी एक व्यक्ति 50 मिनट में, 1 घंटे में कुछ भी सारी बातें व्यक्त नहीं कर सकता। इनके बारे में लगातार हम लोगों को चर्चा करते रहना चाहिए। और प्रगतिशील लेखक संघ का ये जो एक बड़ा उद्देश्यपरक कार्यक्रम है, इसमें हम सब जो सजग लोग हैं, अब चूंकि हम लोग जाति पीढ़ी हैं, महेश कटारे जी मैं समझता हूँ हम लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं और मैं उम्र में वरिष्ठ हैं, लेकिन अब जाती हुई पीढ़ी हैं। लेकिन हमको इस तरह की चर्चाओं के माध्यम से, इस तरह के विचार विमर्श से नई पीढ़ी जरूर तैयार करना चाहिए, ताकि वो मुट्ठी भर लोग ही सही, जब एक अरुणा आसफ अली जो है ना, इतने सब राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल को थामे रह सकती हैं और पूरे देश भर में घूम सकती हैं, जबकि भूमिगत थी वो, उनको मतलब ढूंढा जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम विपरीत हालात हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियाँ हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरित्र हैं, जिनका राष्ट्र के निर्माण में ऐसा योगदान है, ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, जहाँ धार्मिक आधार पर, जहाँ जातीय आधार पर ऊंच नीच की दीवारें नहीं हो, जहाँ शिक्षा सबके लिए सुलभ हो। मौलाना आज़ाद का तो सबसे बड़ा सपना उच्च शिक्षा को वो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी सर्वसुलभ बनाना चाहते थे, सबके लिए चाहते थे कि सबको उसका लाभ मिले। लेकिन आज तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का भी मामला, जो मौलाना आज़ाद साहब ने सपना देखा था, जो मौलाना आज़ाद साहब ने जिसकी शुरुआत की थी, जिस शिक्षा व्यवस्था की, आज वो शिक्षा व्यवस्था गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से बहुत दूर। और आज जब हम मौलाना आज़ाद साहब को याद कर रहे हैं तो हमें उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों को, उनके विचारों को और उनके योगदान को लोगों को बताना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए
कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य तो इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को देने की जिम्मेदारी राज्य निभाए। किसी का भी राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो मौलाना आज़ाद सोचते थे वो कम से कम सबको मिले, सबको सुलभ हो, इस तरह की विचारधारा का प्रचार प्रसार हम लोगों को करना चाहिए और करते रहना चाहिए। और उनके जो विचार हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो योगदान है स्वतंत्रता के आंदोलन में, मैंने बहुत प्रयास किया था कि मौलाना आज़ाद साहब पूरी स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल कितने समय में रहे। अंग्रेज़ हुकूमत के द्वारा उनको अनेक बार मतलब गिरफ्तार किया गया है। एक बार का ज़रूर उनकी किताब में थोड़ा सा वर्णन आया है कि वो 3 वर्ष जो है नज़रबंदी की हैसियत में है, वो नज़रबंदी की हैसियत में वो कहाँ रुकते थे, कहाँ क्या रहता था। लेकिन उस नज़रबंदी के पीरियड में उनको संबंधित नज़दीक के थाने में जाके प्रतिदिन अपनी उपस्थिति लगानी पड़ती थी। और उस नज़रबंदी के दौर में ही उन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने दिमाग में विज़न तैयार कर लिया था। ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय आंदोलन है, और उसी बीच में जो है ना कांग्रेस का योजना आयोग भी था, कांग्रेस का विदेश विभाग भी था, जिस विदेश विभाग के जो चीफ थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और डिप्टी चीफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। कांग्रेस का योजना आयोग है, और वो योजना आयोग किसके मार्गदर्शन में बनाया गया, किसके विज़न पर बनाया गया? ये मैंने एक बार हमारे एक मित्र से कहा, मैंने कहा आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत जिक्र करते हो और कहते हो कि सबने बुला दिया, हम ही मना रहे हैं। आप लोगों को मालूम है ये जो भारत में योजना आयोग बनाया था उसके बारे में सन 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अवधारणा रखी थी योजना आयोग की, और उनकी अवधारणा पर जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत में योजना आयोग बनाया था। आप लोग बातें करते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हम मना रहे हैं, सब भूल गए हैं, और उनकी अवधारणा पे बने योजना आयोग को आप लोगों ने समाप्त कर दिया। इस देश में वो योजना आयोग समाप्त किया गया ना, नीति आयोग के नाम से अब एक अपनी कठपुतली संस्था बना दी गई। योजना आयोग अलग था, नीति आयोग तो ना नीति है ना अनीति है, वहाँ तो भगवान जाने क्या है। तो कुल मिलाकर के जो सत्यता है, उस सत्यता को हम सब लोगों को जो भी समझते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो बड़ी परंपरा है, जो बड़ी विरासत है हमारे पास, जिस विरासत में महात्मा गांधी हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिस संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये देश चल रहा है, तमाम सारे ये लोग हैं, इनके बारे में हमें इनके सद्गुण और इनके विचार और इनके विज़न नई पीढ़ी को ज़रूर बताते रहना चाहिए, ताकि वो नई पीढ़ी भी समझ सके। क्योंकि जब हमको भी किसी न किसी ने बताया ना, हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, हम लोगों को बताया, आप लोगों को भी सबको बताया गया, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस नई पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार करें कि वो नई पीढ़ी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, उसके सिद्धांत, उसके उसूल, उसके आदर्शों से परिचित हो सके, और जो महान नेता हमारे थे उन्होंने किन कठिनाइयों में, किन परिस्थितियों में इस देश के लिए काम किया, और आज़ाद भारत की एक ऐसे आज़ाद भारत की नींव जिन्होंने रखी, आज वो किस स्थिति में है, ये सब जानकारी हम लोगों को सबको देते रहना चाहिए। 22 फरवरी को मौलाना आज़ाद साहब की पुण्यतिथि निकल गई। आज 27 फरवरी एक और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के चमकते सितारे चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है। आज के दिन सन 1900 संभवतः 27 है, नहीं कि 31 है सन 1931 है। उसके बाद 23 मार्च 31 को फांसी भगत सिंह को दे दी गई, जब वो उस फांसी को टालने के प्रयासों के लिए कार्य कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी फांसी की तारीख निर्धारित हो गई थी
शहीद आजम भगत सिंह की, राजगुरु की और सुखदेव की 24 मार्च इनकी फांसी की तारीख थी। तो उस फांसी से इनको बचाया जा सके, चंद्रशेखर आज़ाद उसके लिए अपने स्तर पर जो कर सकते थे वो प्रयास कर रहे थे। और वो अल्फ्रेड पार्क में कुछ विश्राम कर रहे थे, बैठे थे, कुछ चिंतन मनन में थे कि किसी मुखबिर ने उनकी सूचना उस समय जो भी अंग्रेज़ अधिकारी थे उन तक पहुंचा दी और उनको सब ओर से घेर लिया गया। और जैसा कि उनका संकल्प था और उनका प्रण था कि मैं जीवित अंग्रेज़ हुकूमत के हाथों नहीं आऊँगा। अंतिम गोली वो अपने लिए रखते थे और वही अंतिम गोली उनके यहाँ पर वो निशान पाया गया है कि जिससे वो शहीद हुए हैं, जिससे उनका बलिदान हुआ है। आज उनका भी बलिदान दिवस है, आज उनको भी हमें याद करना चाहिए। जितने भी हमारे आज़ादी के आंदोलन के नायक हैं, इनके बहुत ऊंचे विचार हैं, इनके सिद्धांत बहुत बड़े हैं, जो संपूर्ण मानव समाज को बिना किसी भेदभाव के सबको जोड़ करके चलते हैं और सबको भागीदार बनाते हैं, सब तरह की तरक्की में और सब तरह की प्रगति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सब तरह की जो मानव समाज की ज़रूरतें हैं सबको भागीदार बनाते हैं। ये ठीक है कि उसमें अनुपात के को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम सब लोग जानें, समझें और अपने पीछे, हमारे पीछे जो एक पीढ़ी आ रही है उसे हम उससे अवगत कराएं। नहीं तो सब कुछ झूठ परोस दिया जाएगा और उस झूठ के प्रभाव में वो नई पीढ़ी चली जाएगी और मैं समझता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी से हम लोग बचाना अपने आप को चाहें लेकिन बच नहीं पाएंगे। मैं मौलाना आज़ाद साहब को याद करता हूँ। वो मौलाना हैं जो ऊंची शिक्षा देते हैं, फिर वो आज़ाद हैं जिनके ख्याल आज़ाद हैं, जिनके विचार भी आज़ाद हैं, लेकिन सबके विचारों का वो सम्मान करते हैं और सबके विचारों के साथ संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं। डायलॉग करना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो अंग्रेज़ अधिकारी रहे हों उस समय के, उनके दौर के, या आज़ादी के आंदोलन के और दूसरे सारे नेता रहे हों, उनके साथ वो चर्चा करते हैं और सहमति और असहमति के बीच में असहमतियों को जानते और समझते हुए सहमति की ओर रास्ता निकालने का उनका जो प्रयास है वो अद्भुत है। वो बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत बड़ी उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि धैर्य है। उनके जैसा धैर्य मैं समझता हूँ या तो गांधी जी में है या मौलाना आज़ाद साहब में है। बहुत मतलब वो इस बारे में कहते भी हैं कई बार कि कई साथियों के बारे में उन्होंने अलग अलग चर्चाएं की हैं कि वो कभी कभी आवेग में आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो निष्ठा है राष्ट्र के प्रति वो महत्वपूर्ण है। आवेग में आना अलग बात है। वो मतलब कहते हैं अपने अपने तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातों को व्यक्त किया है, लेकिन उनका धैर्य गजब का है, उनकी निष्ठा गजब की है और देश के लिए वे जिए और देश के लिए जीते हुए देश को बनाने के उस दौर में 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हो गया। उनको उनके मैं समझता हूँ कि 1888 और 1988 शताब्दी के बाद 1992 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। मैं समझता हूँ कि उनको भारत रत्न देना एक तरह से भारत रत्न का सम्मान बढ़ाना है। भारत रत्न का कद मौलाना आज़ाद को भारत रत्न देने से भारत रत्न का कद बढ़ा है। हमने अपना ऋण उतारा है और वैसे हम उनके हमेशा ये भारत इस देश का जनगण उनका ऋणी रहेगा, लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, और महात्मा गांधी की अहिंसा के बारे में भी उन्होंने एक जगह व्यक्त किया है कि गांधी जी, क्योंकि उनके सामने सब कुछ बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी उनको, गांधी जी को किस तरीके से मारने के लिए लोग लगे हुए थे, तो उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी जी की भले ही मृत्यु हो जाए, गांधी जी नहीं होंगे, लेकिन गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत जब तक ये संसार है, जब तक ये मानवता है, तब तक जीवित रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि मौलाना आज़ाद के कहे गए वो शब्द, हमने इतना बड़ा किसान आंदोलन देखा जो 1 वर्ष तक चला, वो महात्मा गांधी के आदर्शों और उसूलों पर ही चला, भले ही उसमें बलिदान चाहे जितने लोग हुए हों। और आज जबकि पूरी दुनिया
एक बड़े महायुद्ध के कगार पर आकर के खड़ी हो गई है। तब जो महात्मा गांधी के विचारों का प्रतिपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया है, वो विचार आज भी हमारे लिए ज़रूरी हैं और बग़ैर शांति के मानव समाज जीवित नहीं रह सकता। गांधी जी कहते हैं कि या तो अहिंसा रहेगी या कुछ भी नहीं बचेगा। तो मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के इन विचारों के प्रबल पोषक, उद्घोषक और समर्थक हैं कि या तो अहिंसा का सिद्धांत रहेगा या संपूर्ण मानव समाज नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें से हमें अहिंसा की ओर और सत्य की ओर बढ़ना है। इस विचार विमर्श और इस विचार चर्चा के इस बीच में आप सब आदरणीय साथी जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुझसे आयु में भी बड़े हैं, आप सब लोगों ने मेरी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। उसमें कोई त्रुटि यदि मुझसे हो गई हो तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्पीच।